गुड इवनिंग। अच्छा लगा। यस। नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आई ना, कहाँ बैठते थे, कहाँ जाते थे। यस मैम, थोड़ी। है ना, नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आती है जब हम वहाँ से चले जाते हैं ना। उस टाइम लगता है कि यार जल्दी स्कूल खत्म हो और कॉलेज की लाइफ स्टार्ट हो। अभी लगता है यार स्कूल अच्छा था। ऐसे जब कॉलेज खत्म होता है उसके बाद कॉलेज जाके ऐसा लगता है यार ये अच्छे दिन थे। ऐसी है फिर हमेशा। चलते रहेगा ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग वाला तो सिलसिला। कुछ पढ़ाई की थी। एंजाइम्स पढ़ के आए थे एनसीईआरटी से। यस मैम। अच्छा पहले बताओ, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। चैप्टर नेम वगैरह दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है। एंजाइम एनसीईआरटी से पढ़ा था बेटा? यस मैम। ठीक है, जो ये नेस नहीं बोल रहे तो उनको मैं समझ लेती हूँ नहीं पढ़ा। देखो हम चैप्टर कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। मैं वेट नहीं करूंगी और बच्चों के आने का, क्योंकि जो इतनी सिंसेरिटी से टाइम से ज्वाइन कर गए हैं तो फिर वो तो बड़ा अनजस्टिफाइड है कि जो नहीं आए हम उनका वेट करें। तो हम चैप्टर कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स और हम कर रहे हैं एंजाइम्स, और एंजाइम का आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम कोशिश करेंगे आज एंजाइम खत्म हो जाए। मैंने तुमको बताया था कि इसके बाद तो ट्वेल्थ का बैच साथ में ज्वाइन होगा, राइट? तो जब ट्वेल्थ का बैच साथ में ज्वाइन हो जाएगा तो हम कोई नया चैप्टर करेंगे, इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इसे खत्म करने के लिए। ठीक है। तो हम इस चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में क्या कर रहे हैं, हम मेन मेन पॉइंट्स मतलब मेन मेन टॉपिक्स को उठा के स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हमें पूरा चैप्टर एक एक लाइन की तरह बच्चों की तरह जा पाएंगे। तो इस चैप्टर में तुम लोगों को खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, राइट? तो मैं तुमको मेजर पॉइंट बताती हूँ, मेजर टॉपिक्स तो पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी से साथ में खुद पढ़ रहे हैं। ठीक है। छोटी छोटी बातें, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन लिखी है वो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वेलोसिटी का क्या मतलब होगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होगा, ऐसी छोटी छोटी चीजें आप लोग खुद पढ़ लेंगे। तो अगर आप लोग खुद नहीं पढ़ेंगे तो ये चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाएगा। लेकिन अगर साथ साथ में आप एनसीईआरटी चलते चले जाओगे और मेरे साथ क्लास में पढ़ोगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत अच्छे से। ओके। सो बायोमोलिक्यूल का एंजाइम का सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वी विल ट्राई कि हम लोग इसको कंप्लीट कर दे 5 दिनों के अंदर। तो आज कौन सा दिन है? सेकंड डे। यस, आज हमारा सेकंड डे। वेरी गुड। तो आज हमारा सेकंड डे है एंड वी आर ट्राइंग कि 5 डेज में इसको खत्म कर ले। इट्स अ बिग चैप्टर। सो सिर्फ आप लोगों की पार्टिसिपेशन की वजह से ही ये चैप्टर इतनी जल्दी खत्म हो सकता है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। ओके। सो 5 डे चैलेंज है और हमारा मेन चैलेंज है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लास में खत्म करने का, राइट? तो हम थे कहाँ पे? इंजाइम में हम पहुंचे कहाँ थे, थोड़ा सा मुझे रिकैप करा दो, फिर आगे का मैं तुम्हें करा दूंगी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन करना है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन करना है हमें। तुम बात किस बारे में कर रहे थे, टॉपिक तो बता दे बेटा। फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। यस, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, है ना? हम ये कर रहे थे कि एक्टिविटी जो एंजाइम की होती है उसको कौन इफेक्ट करता है। तो पहला फैक्टर क्या पढ़ लिया था हमने? पीएच। 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 दूसरा? टेम्परेचर। 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 तीसरा? कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट पढ़ना है। हाँ, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। राइट, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। और इसमें एक और टॉपिक ऐड कर लेना, वो हम होते हैं इनिबिटर, कि इनिबिटर्स का भी इफेक्ट होता है इनके ऊपर। तो इनिबिटर वाला पॉइंट एक ऐड कर लेना, वो मैंने शायद ऐड नहीं करवाया था, राइट? तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स पे पहले फोकस करेंगे। ओके। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है? और इनिबिटर के ऊपर भी एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। यानी कि दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कराने वाली हूँ। सो रेडी हो? यस। यस मैम। यस मैम। ये देखो, लाइट नहीं है तो फिर ऐसा मत करना तुम सुस्त हो जाओ क्योंकि मैं दिखाई नहीं दे रही, ठीक है? जैसे आई ऑन कर लूंगी कैमरा। ओके। चलो आ जाओ। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। जो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, इस बात का क्या है, सबस्ट्रेट और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है वैसे? इतनी अमाउंट। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन को सीधी भाषा में बोलो अमाउंट। क्या है, वो चीज जो प्रोडक्ट बनाएगी, इसी ने तो प्रोडक्ट में चेंज होना है। तो किसी भी चीज का अमाउंट मतलब एक डब्बी है उसके अंदर कितनी जैम्स की गोलियां हैं, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, राइट? तो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क पड़ता है एंजाइम के ऊपर? यार बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा? मान लो, यहाँ पे देखना, मान लो यहाँ पर हमारे पास एंजाइम थे 1000, ठीक है? और हमारे पास सबस्ट्रेट है सिर्फ 500।
ठीक है, तो 500 एंजाइम के साथ 500 सबस्ट्रेट अटैच हो जाएंगे, तब तक तो रिएक्शन बहुत स्पीड में चलेगा। उसके बाद रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट तो बचे ही नहीं ना, एंजाइम अकेले थोड़ी नाचता रहेगा इधर उधर। लेकिन अब मान लो कि मैंने और 500 सबस्ट्रेट ऐड कर लिए, तो ये रिएक्शन और तेजी से चलता रहेगा, ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन दे देगा हमें, राइट। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 500 प्लस 500 हो गया, अगर अब मैं इसके अंदर और 100 एंजाइम सबस्ट्रेट डाल दूं, तो क्या रिएक्शन प्रोसीड करेगा आगे? नो मैम। नहीं। क्यों? क्योंकि एंजाइम तो बचे ही नहीं। अब सबस्ट्रेट अपनी स्पीड से उस रिएक्शन को आगे लेके जाएगा, जो शायद होगा पता नहीं कितने दिनों में होगा। तो देखो, इसके बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल, दैट इज कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जब तुम स्टार्टिंग में इंक्रीज करोगे ना, तो रिएक्शन बढ़िया से भागेगा, बढ़िया से भागेगा। लेकिन जब सारे एंजाइम सैचुरेट हो जाएंगे, सैचुरेशन का मतलब समझते हो? यस मैम। क्या होता है? मैम जब फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। सैचुरेट का क्या मतलब होता है फिर? टर्म सैचुरेशन का क्या मतलब है? सैचुरेशन का अगर मैं बोलूँ ना, एंजाइम सैचुरेट हो रहा है, मतलब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स अब सबस्ट्रेट के साथ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, उसको कहेंगे सैचुरेट। ओके, जैसे कि मैं तुमको 1 घंटे तक लगातार पढ़ाऊं, उसके बाद तुम्हारा दिमाग जो है बायोलॉजी, ओके, बायोलॉजी कोई भी ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन 45 मिनट तक एक्टिव है, उसके बाद उसकी स्पीड स्लो होनी ही होनी है। इसलिए हम बीच में ब्रेक लेते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, ताकि आपको ब्रेन को रिलैक्स मिले। मैं तुमको 45 मिनट्स तक कॉन्टिन्यूस पढ़ाऊं, कोई ब्रेक नहीं है। हेलो? यस मैम। मैम बफरिंग हो रही थी। ठीक है, अच्छा, मैं तुम्हें 45 मिनट्स तक कॉन्टिन्यूस पढ़ाऊं, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें कॉन्टिन्यूस टीच किया, तो तुम्हारे ब्रेन का सैचुरेशन पॉइंट आ गया, ठीक है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाओगे, बस हो गई। अगर मैं बोल दूं एंजाइम की सैचुरेशन है, एंजाइम की सैचुरेशन का सिंपली मतलब है कि सारे एंजाइम सबस्ट्रेट, बेटा तुम्हें मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद। माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. लोडिंग। नो मैम। यस मैम अब अच्छा रुको, अब देखना, अब विजिबल, अब विजिबल है? नो मैम नो मैम विजिबल नहीं है? नो मैम। Now visible. अच्छा, एक सेकेंड, एक्चुअली बेटा अब तो मैंने हटा दी थी। अब फिर से check। यस मैम अब है Now, yes, ma'am. Now visible. बेटा यहाँ पे ना बहुत तूफान रहा है, लाइट वगैरह भी नहीं है, तो आज थोड़ा सा तो दिक्कत हो सकता है। ओके, अगर बीच में विजिबल ना हो ना, मुझे बता देना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा। ऑलराइट, ओके, यस मैम ठीक है। अगर तुमको मेरी बात नहीं सुन रही, बफरिंग हो रही है, मुझे उसी टाइम टोक देना, राइट, मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, यस मैम। अब सुनो ध्यान से। इन एन एंजाइम कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है A + B = C, अरे यार इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लिख रही हूँ, मैं सिंपल लिखती हूँ, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है और इसको कैटेलाइज कर रहा है एंजाइम, तो जब भी स्टेटमेंट पढ़ो ना, तो उसको ऊपर लिख लिया करो। अगर एक केमिकल रिएक्शन है जो एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीज, जैसे जैसे तुम और सबस्ट्रेट इस रिएक्शन को देते जाओगे, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। पहला पॉइंट तो ये हो गया, सबस्ट्रेट इंक्रीज करो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट, हाउएवर, मैंने कहा था ना ये होता है इंपॉर्टेंट वर्ड हाउएवर, तो ये नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर दिस इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज अप टू सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट तक ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और इस लिमिट को हम स्पेशल नाम से बुलाते हैं, इसको हम कहते हैं Vmax।
तो वी मैक्स वो लिमिट है, वो वैल्यू है जहां तक एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर पाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। समझ आई? यो मैम। ओ यो। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बेटा एंजाइम ही अवेलेबल नहीं है। तो जितना मर्जी सबसेट बना दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? समझ रहे हो तुम कि मतलब एक वो गोलगप्पों का ठेला है, तुम जा रहे हो, जितने कस्टमर आ रहे हैं उतने गोलगप्पे बांटे जा रहे हैं, लेकिन बेटा गोलगप्पे खत्म हो गए। अब गोलगप्पे खत्म हो गए तो तुम 10 और लोग आ जाओ, 50 और लोग आ जाओ, गोलगप्पे ही नहीं है तो खाओगे क्या? बस एंजाइम वो गोलगप्पे का ठेला है और सबस्ट्रेट तुम लोगो। तो स्टार्टिंग में जब तुम जाते हो गोलगप्पे की मस्त सेल हो जाती है, लेकिन उसके बाद गोलगप्पे खत्म हो जाते हैं, एंजाइम का फ्री साइड बची ही नहीं है। तो सबस्ट्रेट जितने मर्जी ऐड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला स्टॉल पे। गॉट इट? यो मैम। Yes, अब तो ma'am. समझ आ गया होगा बेटा, अब तो खट्टी मीठी बात हो गई। ये लिख लो पॉइंट्स। नहीं, जब वो यो बोल रही है तो तूने यस मैम कैसे बोला? हाउ डेयर यू! क्लास में एक का तो दिखाओ नलायक को। Done, ma'am. ओके। कोई क्वेश्चन लगाया था? ज्यादा पूछ ले वैसे मैंने, पर लगाया था कोई क्वेश्चन? यार लगा लेना इस चैप्टर में प्लीज। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सीधी सरल भाषा में कहूं तो वी मैक्स क्या है? पहली चीज वी मैक्स वो है जिससे क्वेश्चन आएगा। तो वी मैक्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वी मैक्स, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी हेयर, ठीक है, वेलोसिटी। अभी मैं बताऊंगी वेलोसिटी कहाँ से आ गई इसमें। ओके तो वी मैक्स वो पॉइंट है जहां पर सारे एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड विद द सबस्ट्रेट। तो मैं इसको स्लैश करके ये भी लिख सकती हूँ, एंजाइम सैचुरेटेड, ठीक है। तो वी मैक्स वो पॉइंट है केमिकल रिएक्शन में जहां पे सारे एंजाइम मस्त सबस्ट्रेट के साथ लगे, कोई वेला एंजाइम नहीं पड़ा। समझ आई? Yo, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट सुन लो, उसके बाद लिख लेना, टाइम तो दूंगी मैं। अब देखो यहाँ पे देखो, नो मोर फ्री एंजाइम इज प्रेजेंट। ओके सो आफ्टर दिस वैल्यू, अब वी मैक्स के बाद क्या होगा? इवन इफ वी स्टिल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट, अगर मैं इसके बाद भी सबस्ट्रेट डाल दूं जबकि एंजाइम अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? नथिंग विल हैपन एज द एंजाइम आर नॉट अवेलेबल टू प्रोसीड दिस रिएक्शन। ओके तो सबस्ट्रेट ने अगर अपने आप प्रोडक्ट में चेंज होने अपनी स्पीड से, तो वो लगा रहेगा, लेकिन एंजाइम प्रेजेंट नहीं है ना, तो हमें रिएक्शन देखने को, प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा क्विकली। ओके तो ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको नोट कर लो, ताकि तुमको कभी ये ना कंफ्यूजन हो कि वी मैक्स क्या है, क्योंकि वी मैक्स पता होना चाहिए क्या है। देखो डेफिनेशन तो तुम खुद एनसीईआरटी से निकालोगे, राइट, लेकिन इसका मतलब यहाँ बता रही हूँ मैं कि वो वेलोसिटी, वो वैल्यू जिसके बाद केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब एंजाइम ही अवेलेबल नहीं है, जितना मर्जी सबस्ट्रेट इंक्रीज कर लो। और अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो नीट बहुत पूछ रहा है आजकल, अगर आता है तो इन्हीं पॉइंट्स में से आंसर निकलेंगे। तो ध्यान से ऐसी चीजें नोट भी करो, लिखो भी। और जब भी कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड लगे ना, उसको बिल्कुल सीधी सरल भाषा में लिख लो, जिस भाषा में तुम्हें समझ आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना मर्जी स्टूपिड साउंड करे, तुम्हें समझ आ रहा है ना, और तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, बस ये मैटर करता है। कुछ बोल लो भैया, ऐसा लग रहा पागल हूँ मैं, अकेले बोल रही हूँ। यो मैम डन। ओके मतलब ऐसे ही बोल लिया करो, डन क्या? ठीक नो है, मैम। हाँ हाँ ठीक है भैया, इतनी जल्दी कैसे लिखेगा? आकाश, आकाश तुम पहली बार आए हो, पहले भी आए हो? आकाश जायसवाल, मैंने पहले नाम क्यों नहीं सुना? मिस कैसे कर दिया मैंने? डन मैम। मूविंग ऑन। अब यही बात मैं तुमको अलग तरीके से समझाती हूँ। पॉइंट्स याद रखना, ये 2 पॉइंट्स है जिनकी मैं बात कर रही थी, आगे आके बात करूंगी, ठीक है। पॉइंट सुनो, जब भी वो बोल रहे हैं रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो ये केमिस्ट्री की क्लास है नहीं, तो केमिस्ट्री वाले सर या मैम तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझाएंगे, मैं तुमको बायोमोलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकती हूँ। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का सीधा मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम।
मतलब टाइम दिया होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है सबस्ट्रेट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। तो ये बावला प्रोडक्ट कितना बना है, इसका अमाउंट कितना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसको मैं बोलती हूँ रेट ऑफ ए रिएक्शन। अब जो रेट ऑफ ए रिएक्शन है ना, मैं इसको वेलोसिटी ऑफ ए रिएक्शन भी बोल सकती हूँ, पर ये तो गलत है। रेट को मैं वेलोसिटी कब बोलूंगी? मैं रेट को वेलोसिटी तब बोलूंगी जब मुझे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, मुझे उसका अमाउंट भी पता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, और मुझे डायरेक्शन भी पता है इस केमिकल रिएक्शन की। डायरेक्शन भी पता है मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होगी ना। डायरेक्शन पता है मतलब मुझे ये पता है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मुझे डायरेक्शन भी पता है तो मैं बोलूंगी कि रेट ऑफ ए रिएक्शन की जगह मैं वेलोसिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वर्ड यूज कर सकती हूँ। ठीक है, जब हमें डायरेक्शन पता होती है। गॉट इट? यो मैम। ये लिख लो। अभी ग्राफ आएगा ना, फिर थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि अभी जो मैं थ्योरेटिकली बोल रही हूँ ना वो देखने में ज़्यादा इजी लगेगा और क्वेश्चन उससे आएगा। ये बस मैं तुम्हारा बेस बना रही थी, ये टर्म फेमिलराइज कर लो, उसके बाद यो मस्त हो मैम। जाएगा। अच्छा मतलब बोलूँ ना मैं जब तू लिख रहा है? डन? यप मैम। ओ हेलो, अपनी वोकैब नहीं डालनी यहाँ पे, या हम अगले लेक्चर में करेंगे। चलो आ जाओ, लेट्स ट्राई दिस इन अ ग्राफ फॉर्म। ओके, तो घबराने का नहीं है, सिंपल है। ये हमारी वाई एक्सिस है। जिनको भी ग्राफ से डर लगता है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है किसको किससे डर लगता है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी अंधेरे से कभी कभार डर लगता है, अब देखो चारों तरफ अंधेरा है। सो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो जब भी कोई ग्राफ पढ़ते हो एटलीस्ट बायोलॉजी में प्लीज देखा करो एक्स और वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, ऐसे ऐसे रीड किया जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बनाया, मतलब धीरे धीरे करके बनाया। तो वेलोसिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन मतलब मैं सिंपली बोल सकती हूँ रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर वो प्रोसीड दिखा रहे हो तुमको, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो जैसे जैसे वैल्यू ऊपर जाएगी रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। और एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट बता रहे हैं कि जैसे ही मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगी ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट इंक्रीज होती जा रही है। इतना क्लियर? यो मैम। ठीक है, इतना सा बना लो। जिसको ग्राफ में प्रॉब्लम होती है बिल्कुल साथ साथ बना लो, कोई चक्कर नहीं है। आगे बढ़ू, बना लो कोई ना। अगर लाइफ में इंप्रूव करना है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करना होता है कि यार अपने को ये नहीं आता। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो फालतू की चीज़ें भी ना ठीक हो जाती है। चलो आगे। यो मैम। यो, लेट्स गो। तो देखो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लिखूं, कोई बताएगा? सेम ग्राफ है। Concentrate. सबस्ट्रेट। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। गुड, 2-3 बार इसको लेबल कर लोगे बाय हार्ट याद हो जाएगा अपने आप। ऐसे ही होते हैं ग्राफ्स। और वाई एक्सिस पे बेटा क्या लिखूं? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। इन ग्राफ्स में ना हम वेलोसिटी वर्ड यूज रखेंगे क्योंकि हमें डायरेक्शन भी पता है एक्चुअली। ठीक है, अब देखो रेड वाली लाइन देखना ध्यान से। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इनिशियली जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज करा, ठीक है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़िया बढ़ रहा था। दिख रहा है तुम्हें ये जो मैं वाइट वाइट कर रही हूँ, है ना? तो यहाँ पे देखो कैसे पता चलेगा मैंने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया। इसे पीछे लेकर आओ, इसे पीछे लेकर आओ। देखो अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की लेट से 5 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ 10 मॉलिक्यूल है। तो 10 मॉलिक्यूल पे मैंने देखा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, इजंट इट? दिखाई दे रहा है? तो रेट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इतना देखा सबको? यो मैम। ठीक है, व्हाइट वाली लाइन देखनी है। फिर एक टाइम आया जब रेट ऑफ रिएक्शन बस यहाँ तक गया और उसके बाद वो ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया, राइट? इसके आगे इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो दूसरी तुम्हें दिखने को दिख जाएगी, लेकिन यहीं तक जाना है। तो इस पॉइंट के आगे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया है। तो जिस पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया है इसका मतलब क्या होगा कि सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंडेड है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड है। तो उस चीज को हम क्या बुलाते थे? वी जब
हाँ, तो बस कुछ नहीं करना, इसी पॉइंट को मैं ऐसे साफ कर रही हूँ और दिखाने के लिए। देखना, अब व्हाइट वाले पॉइंट को ऐसे ब्लू लाइन देखना, पीछे ले जाओ, एक्स्ट्रापोलेट करो और वेलोसिटी वाली एक्सिस पे लेकर आओ। इस वैल्यू को हम कहते हैं वी मैक्स। जो भी वैल्यू यहाँ है, लेट्स से 20, लेट्स से 30, वट एवर द वैल्यू इज, वो है वी मैक्स। सो वी मैक्स वो वैल्यू है जहां पर सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ सेचुरेटेड है, ठीक है। तो ये है वी मैक्स। वी मैक्स के आगे वैल्यू नहीं होगी, राइट, वी मैक्स तक ही केमिकल रिएक्शन जाएगा। अब देखो, अगर वी मैक्स है लेट्स से 10, तो मान लो वी मैक्स का मतलब है इस केमिकल रिएक्शन में 10 एंजाइम्स थे। ध्यान से देखना, सिंपल सिंपल सा बताती हूँ, ठीक है। लेट्स से 10 एंजाइम्स थे, तो वी मैक्स के टाइम का मतलब है कि सारे के सारे 10 एंजाइम 10 सबस्ट्रेट्स के साथ गले लगे हुए हैं, करेक्ट। इसी का हाफ कर दो, 10 का हाफ होता है 5, लेट्स से 5 यहाँ पर है। तो जब 5 एंजाइम लगे हुए थे 5 सबस्ट्रेट के साथ, उस वैल्यू के मैं बोलती हूँ वी मैक्स बाय 2। वी मैक्स की वैल्यू को हाफ कर दो, ओके। तो वी मैक्स होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू है ना, वी मैक्स का मतलब भी मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो वी मैक्स बाय 2 का मतलब है कि जितना भी, अगर मैक्सिमम मेरे पास 1000 एंजाइम थे, तो 500 एंजाइम्स मेरे वी मैक्स बाय 2 होंगे। हाफ, एंजाइम की वैल्यू हाफ कर दो, समझ आई? यो मैम। यो मैम। और सिंपल करूँ तो मैं कह सकती हूँ वी मैक्स बाय 2, इट्स अ वैल्यू वेयर half of enzymes are saturated। ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इतना लिख लो, फिर मैं तुमको के एम बताती हूँ। वी मैक्स बाय 2 पे क्वेश्चन बनता है, वी मैक्स पे क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट एक और चीज इंपॉर्टेंट है, फिर ये खत्म। इतना लिख लो एक बार, और जिसको समझ नहीं आया बेहिचक पूछ लो। तुम लोग कोकोनट वाटर पीते हो? यस मैम। वो नो मैम। पहले नो बोल दिया इसने, क्वेश्चन ही नहीं पूछने दिया। तो कोकोनट वाटर का जो वाटर होता है वो होता क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हम्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, शाबाश। कभी कोकोनट वाटर पियो ना, अगर कोकोनट के अंदर बिल्कुल मलाई नहीं है, अभी तक कोई कर्नल नहीं बने, तो पानी ना कम मीठा होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी मलाई हो ना उसके अंदर, वो कर्नल से बन रहे हो, थोड़ी सा भी, पानी ज़्यादा मीठा हो जाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी। आज मैंने पिया था, वो बहुत ही ज़बरदस्त मीठा था यार, मज़ा आ गया। डन हो गया? यस यो मैम। पक्का? अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये मिटा दूं ना बेटा, मिटा दूं? यो मैम। ओके, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा लिखा ना तो फिर आगे वाले पॉइंट में कंफ्यूजन होगा। सब मिटा देती हूँ मैं, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। जो कॉमन मिस्टेक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। वी मैक्स वाई एक्सिस की वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ मैंने वेलोसिटी दिखाई थी, लेकिन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है। अब तुम सब कुछ इस पे थोड़ी बढ़ोगे, जहां पे भी वी लिखा है वो वाई एक्सिस की बात कर रहा है। अब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी जब वैल्यू है वी मैक्स बाय 2, मीन्स जब हाफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेटेड है, उस टाइम पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसको हम कहते हैं के एम, ठीक है। के एम इज अ मैकलिस मेंटन कांस्टेंट, अभी आगे लिखा आएगा, डोंट वरी। सो के एम जो होता है मैकलिस मेंटन का कांस्टेंट होता है। ये क्या है? ये है वैल्यू ऑफ substrate when half of the enzyme concentration is saturated। तो सबसे कॉमन मिस्टेक पता है क्या होती है इसमें? सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम Km को समझ लेते हैं कि वो ये Vmax की वैल्यू है।
या हमें समझ लेते हैं Km जो है ना वो y एक्सिस पे है या वेलोसिटी पे है। Km सिर्फ सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बताता है, ठीक है। Km सिर्फ सबस्ट्रेट की वैल्यू है। तो तुमने अगर बात कर ली है Vmax पे एंजाइम के बारे में इतनी, तो सबस्ट्रेट की बात भी तो करो ना। तो जब आधे एंजाइम ऑक्यूपाइड है तब सबस्ट्रेट भी तो उसी के साथ ऑक्यूपाइड है, तो उस सबस्ट्रेट की वैल्यू क्या है वो Km हमें बताता है। समझ आई? यो मैम। इसे लिख लो ऐसे, इसे ऐसे लिख लो, इसके बाद इसके ऊपर पॉइंट्स लिखवाऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से आएंगे इस ग्राफ में, इन 3 पॉइंट से क्वेश्चन आएगा। Vmax/2 और Km, और इस पे कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पे बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि टर्म क्लियर होना चाहिए। Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी, यार इसके आगे रिएक्शन ही नहीं होना, सारे एंजाइम सारे सबस्ट्रेट बिजी। Vmax/2 मतलब हाफ एंजाइम बिजी, और Km मतलब कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट की जब वो आधे एंजाइम के गले लगा हुआ है। सिंपल। चाहे हिंदी में वहां कहीं सिंपल लिख लो, पर लिख लो इसे। 2019 का क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, वो मैं लाई भी हूँ, देखेंगे अभी। डन? डन मैम। आ जाओ फिर। Km मैकलेस मेंटन कांस्टेंट कहा था मैंने, लिखा हुआ है इस पे आएगा क्वेश्चन। इतना भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकलेस मेंटन कांस्टेंट, किसी भी पेपर में। और ये आते हैं भाई, ये हर एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाते हैं तुम्हें। इट स्टैंड फॉर मैकलेस मेंटन कांस्टेंट। इट टेल्स यू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ये वाली लाइन को करने का है अंडरलाइन, where half of the enzymes are occupied with the substrate. It talks about the substrate concentration, मैंने दोबारा लिखा है। अब देखो, अगर Km की वैल्यू कम है तो मतलब प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बन रहा है, तो एंजाइम बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी सही है। क्या मतलब है इसका? देखो, अगर Km की वैल्यू इतनी है, लेट्स से Km की वैल्यू थी 5 सबस्ट्रेट है, और लेट्स से चल यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स वैल्यू, तो हाफ ऑफ द एंजाइम सैचुरेटेड है 5 सबस्ट्रेट के बाद, मतलब ये रिएक्शन जल्दी प्रोसीड कर रहा है। अब मैं इसी की वैल्यू अगर बढ़ा दूं, Km की वैल्यू बढ़ा के देती, अगर इस रिएक्शन में लेट्स से Km की वैल्यू यहाँ होती, तो मतलब हाफ ऑफ द सबस्ट्रेट को हाफ ऑफ द एंजाइम के साथ बाइंड करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। तो जितनी Km की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ना, उतना ही कम एफिशिएंट एंजाइम होगा। ये बात समझ आई? यो मैम। पक्का? अच्छा, लिख लिए फिर। अभी हम करेंगे भी एक चीज में, अगर नहीं आई तो वहां पे देख लेंगे। ये पॉइंट्स लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट स्पेशल है ये। और वो ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं इससे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो। डन? अच्छा दवेश, तुम मेरे को क्या गुमराह कर रहे थे भाई के आईडी से ज्वाइन करके? गुमराह करते हो अपनी टीचर को, शर्म नहीं आती तुम्हें? बच्चों, जुल्म से बचना है तो सावधान। गौर से देखो, ये लड़का आकाश, जिसने आकाश नाम से ज्वाइन करा है, एक्चुअल में कौन है? दिवेश प्रभात। ये टीचर को गुमराह करने की शर्म करो तुम। मैं क्या करती, चुड़ैल लगूंगी, लेकिन पाप लगेगा तुम्हें। मैं सोचूं मेरी मेमोरी इतनी खराब है। चलो आगे जा रही हूँ मैं, बहुत हुआ। माफ कर दिया मैंने, डील बड़ा है मेरा, चल। ओके, इतना इतना क्लियर हुआ बैकलेस मेंटन तक? यो मैम। यो मैम। ओके, चलो
अब एक और लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, इनहिबिटर का क्या इफेक्ट होता है एंजाइम के ऊपर। बेटा इनहिबिटर वर्ड से क्या समझ में आता है? रोकना। हाँ यार हद हो गई। तो जिसका नाम ही रोकना है यार वो रोकेगा ही एंजाइम के फंक्शन को, और क्या करेगा और क्या ही कर सकता है। तो एंजाइम के फंक्शन को रोकता है, क्यों? उसकी मर्जी। जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो। या सो इनहिबिटर का काम क्या है? रोकना, है ना? इसको रोकने का ही है। तो देखो, हेलो हो ना यहाँ पर? चले तो नहीं गए? Yes, ma'am. यो मैम। ओके कूल। यस मैम किसने बोला? दफा हो जाओ यार देखो, ये है अपना एंजाइम। अरे यार हमेशा किडनी शेप बनाते हैं ना, इसको आज मैं थोड़ा मॉडिफाई करने वाली हूँ, ठीक है? तो बुरा मत मानना। ये रहा हमारा एंजाइम, ठीक है? दो तरीके से हम एंजाइम को बना सकते हैं। ओके, तो ये जो इसका डेंट सा पड़ा होता है यहाँ पे, इसका नाम क्या होता है? क्लेफ्ट। क्लेफ्ट। इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। क्लेफ्ट। अंग्रेजी नहीं पूछी थी मैंने इधर से। और ये रही इसकी एक्टिव साइट यहाँ पर, ठीक है? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां पर आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। लेकिन एंजाइम्स के अंदर ना और भी साइट्स होती है जिसको तुम्हें बताया नहीं गया है। तो ये जो स्कूल वाले ना तुम्हें गुमराह करके रखते हैं, जैसे ये अभी दिवेश ने मुझे गुमराह किया था, है ना? वैसे करते हैं। तो ये एक और साइट होती है, बहुत सारी साइट्स होती है यार, तुम्हें सिर्फ दो है, यही शुगर बनाओ। इस साइट को कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट वो साइट है जहां पर सबस्ट्रेट नहीं आता। ओके, सबस्ट्रेट यहाँ अटैच नहीं करता, लेकिन दूसरी चीजें यहाँ पर आके अटैच करती है जो इसके काम को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है? तो एक्टिव साइट है जहां पर आएगा हमारा सबस्ट्रेट। ओके, सबस्ट्रेट को बहुत प्यार है इस साइड से, इधर भी अपना सबस्ट्रेट आएगा, लेकिन एलोस्टेरिक साइट पे आएगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलता वो साइड भी है। भोला भाला हमारा सबस्ट्रेट। गॉट इट? यो मैम। बना लिया? नहीं बताएगी? मैम बना रही। बता देना फिर बना रही है, मैं चेंज कर दूंगी फिर। सारे पागल हैं यहाँ पर यस यो मैम। ओके, अरे ये पेज क्यों जोड़ा मैंने? पता नहीं। तो यार मुझे ना लिखना चाहिए, मैंने पेज क्यों छोड़े हैं, मैं खुद भूल जाती हूँ। तो बेटा इनहिबिटर के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है? लहू पीता है तुम्हारा, लहू मीन्स खून। तो इसको यहीं पे आज ही खत्म कर लेना अपने जीवन के लिए। ओके, तो एक होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जैसा कि तुमको दिख रहा है, ये दो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो एक है हमारा सबस्ट्रेट जो बहुत ही लाल है गुस्से से, और दूसरा है हमारा 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 इनहिबिटर। तो जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक दूसरे से करे दंगल, कि आज होगा दंगल, ठीक है? तो उस वाले इनहिबिटर को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। भैया ये पीछे से नहीं आता, ये सामने से लड़ाई करता है। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है? ये है थोड़ा शाणा, राइट? शाणा। तो ये शाणा सा इनहिबिटर है। ये क्या कहता है? मैं नहीं आके लड़ाई लुड़ाई कर रहा, मैं तो पीछे से आऊंगा और सारा काम बिगाड़ दूंगा, ठीक है? तो ही इज लाइक हु केयर्स। गॉट इट? इतना लिख लिया? Yo, ma'am. इतने चालाक हो ना, मैंने बोला भी नहीं लिखने के लिए, फिर भी लिख लिया, बदतमीज। तो बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात कर लेते हैं फिर। क्या करते हैं ये बेचारे? कुछ नहीं करते यार, ये सिंपली एक काम करते हैं कि कंपटीशन कहाँ होगा। ये मेरा बेचारा क्या था? ये अपना प्यारा सबस्ट्रेट था। अरे 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 क्या हो रहा है ये? यस, ये हमारा प्यारा भोला भाला सबस्ट्रेट था, मस्त आ रहा था ऐसे, ला 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 ला। किसकी तरफ आ रहा था? एंजाइम की तरफ। ये किडनी शेक हमारा हमेशा एंजाइम होता है, इसकी एक्टिव साइट की तरफ मस्त आ रहा था। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा एक्टिव साइट, तो कोई पागल बच्चा बोल देगा एरोस्टेरिक साइट है ये। तो ये मस्त आ रहा था, लेकिन ये जो दिख रहा है ना तुमको रेड कलर में, ये है इनहिबिटर। कौन से वाला? कॉम्पिटिटिव वाला। ये कहता है ना, ना बेटा ना, मैं लगूंगा एक्टिव साइट पे। तो जनरली इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो वो एक्टिव साइट पे जाके लगते हैं, और ये करते हैं सबस्ट्रेट के साथ कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, एक एंजाइम और एक सबस्ट्रेट और एक इनहिबिटर नहीं होने वाला। एक केमिकल रिएक्शन में 500 सबस्ट्रेट है, 500 इनहिबिटर है, 500 एंजाइम है। अब होगा दंगल, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर लड़ेंगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली इनहिबिटर किसी एंजाइम के साथ लग जाएगा, कहीं कहीं जगह पे सबस्ट्रेट लग जाएंगे, राइट? तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि इनहिबिटर एंजाइम का इनहिबिटर के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया। ओके, और वो बेचारा जो हमारा भोला भाला सा सबस्ट्रेट था, इट वाज लाइक डैम इट,
मुझे तो जगह ही नहीं मिली। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, जब इनिबिटर कंपटीशन करके एक्टिव साइट जीत जाए। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं रहने वाला, इनिबिटर थोड़ी देर तक यहाँ रहेगा, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट बनाएगा? नो, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। और वहां बैठा इसको सबस्ट्रेट भी देख रहा है कि ना तो प्रोडक्ट बना रहा, ना भैया मुझे बनाने दे रहा, बड़ा पागल है। राइट, समझ आई इतनी बात? अबे समझ आई कि नहीं? ये नहीं समझ आई, सही बताओ। Yo, ma'am. यो मैम। हाँ, नहीं समझ आई तो बता दो, मैं थोड़ी देर हंसूंगी लेकिन फिर मैं पूछ लूँ बता दूंगी। ये देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पे मैंने कहानी भी लिखी है। इतना कैसे लिख दिया मैंने, हे भगवान। सुनो, पहले सुन लेना, मरना मत लिखने के लिए, कहीं नहीं जा रहा तुम्हारा बोर्ड। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर स्ट्रक्चरली सेम टू द सबस्ट्रेट, ये कहानी मीन। देखो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि सबस्ट्रेट की जगह पे इनहिबिटर कैसे जाके लग गया, क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सेम दिखता था। एक्टिव साइट पे जाके वो लग गया। अगर एक ताला है और दो चाबी उसके अंदर जा सकती है क्योंकि वो सेम स्ट्रक्चर की है, तो वो क्यों नहीं, वो एक ताला दो चाबियों से खुल जाएगा। सेम चीज है कि जो स्ट्रक्चरली सेम होते हैं सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, इस वजह से उनके बीच में होता है कंपटीशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव, ये कॉम्पिटिटिव लिखा है, ओके। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम, या प्रोसेस लिखा है, ठीक है, एंड मेक इट द साइट बिजी। जब यहाँ पर आके बाइंड कर गया ना, तो इसने क्या कर दिया, इनहिबिटर ने इस साइट को बिजी कर दिया, एक्टिव साइट अब अवेलेबल नहीं है। एज अ रिजल्ट द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द साइट एंड प्रोडक्ट नॉट फॉर्म्ड। यही किया ना हमने यहाँ पे, अब प्रोडक्ट नहीं बन रहा। अब सुनो, मजेदार बात तो यहाँ से स्टार्ट होती है। ऑल्दो दिस बाइंडिंग इज रिवर्सिबल, ज्यादा देर तक बाइंड नहीं करेगा, ये भी वेला ही है जो इनहिबिटर है, इसने थोड़ी देर बाइंड करना है, मजे करके चला जाएगा, कुछ नहीं कहता। ये एक्टिव साइड को थोड़ी देर बैठता है उसके साथ, फिर चला जाता है। जब मैं कह रही हूँ ना थोड़ी देर, तो कुछ सेकंड्स के लिए बैठता है, फिर हट जाता है वहां से। जैसे ही हटेगा फिर क्या होगा, इवेंचुअली द इनहिबिटर विल लीव and substrate will bind and form product. It does delay the enzyme overall reaction. तो इवेंचुअली क्या होगा कि ये साइट फ्री हो जाएगी और यहाँ पर आके हमारा सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा और फिर वहां से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फिर हम कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये है कि जब इनहिबिटर नहीं था ना, तो इस प्रोसेस को होने में शायद लेट्स से 1 सेकेंड लगा, लेकिन इनहिबिटर की वजह से अब इस प्रोसेस को 5 to 6 सेकेंड लग रहे हैं। तो बायोलॉजिकल सेंस बहुत ज्यादा टाइम है, कुछ रिएक्शंस को बहुत जल्दी होना है। तो इनहिबिटर प्रॉब्लम तो करते हैं, वो एंजाइम का काम डिले कर देते हैं। यार इसलिए कैमरा बंद करके पढ़ाने में मुझे डर लगता है। अरे समझ आई कि नहीं आई? यो यो मैम। यस मैम। यो मैम। सुना भी है कुछ कि सो गए थे? मैम वो आपकी आवाज नहीं आई थी लास्ट में ना, जब शायद आपने पूछा होगा कि आया समझ में नहीं, तब हमें सुनाई दिया। अभी सुन गया ना सब कुछ? यस मैम। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ बोल रही थी और सुना ही नहीं? ये तो बड़ी नो मैम। खतरनाक नो सी मैम। क्लास चल रही है। ठीक है, ये बना लिया। यो मैम। थोड़ी देर के लिए तो मेरी सांसें रुक गई, मैं कहा हे भगवान, ये 4 पॉइंट दोबारा बताने पड़ेंगे। लिख लो भैया, लिख लो। ये आएगा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन वाला पॉइंट, रिवर्सिबल है ये, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिवर्सिबल है, दूसरा वाला रिवर्सिबल नहीं है। ओके, और क्या आएगा कि ये स्ट्रक्चरली सेम होते हैं सबस्ट्रेट से, ये पॉइंट आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, नीट बहुत दे रहा है आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस, 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट, बताओ भैया कौन सी सही है कौन सी गलत। अरे यार मैं दाल भिगाना भूल गई यार, टाइम लगेगा खाना बनने में। तुमको शोर आ रहा है पीछे से? नो मैम। यार ये तो गलत बात है, मेरे को तो आ रहा है, तुम्हें भी आए तो मैं इनको बोलूं चुप हो जाए। तुमको नहीं आ रहा तो मैं छोटे बच्चों को क्या बोलूं कि कहीं और जाके खेलो। अभी मैं बीच में चुप हुई थी तो वो मुझे बुलाने आए थे खेलने के लिए। बताओ, हो गया? नो मैम। No, यो ma'am. मैम। फिर नो और यो एक साथ आया, अब क्या समझूं मैं इसको? नो मैम। ठीक है,
पता है मेरी गली में एक कुत्ता रहता है व्हाइट कलर का, बड़ा सुंदर सा डॉग है। वो मुझको देखता है, बहुत ध्यान से देखता है, उसके बाद जो भागता है ना वो, पता नहीं यार, मैंने उसको कुछ कहा ही नहीं कभी, मैं तो कुछ भी नहीं कहती किसी को। इतनी जोर से भागता है ना वो, मतलब कहने की हद नहीं, वो भागेगा फिर दूर से मुझे दोबारा देखेगा, और जैसे ही मैं एक स्टेप लूंगी वो और जोर से भागेगा, पता नहीं क्या हो जाता है उसको। मुझे लगता है उसके सपनों में कोई आता है जो मेरे जैसा दिखता है, इसलिए वो मुझसे डरता है। बताओ, मेरी हिम्मत है मैं कुत्ते को मारूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे से कॉकरोच तो मरा नहीं था। जब कॉकरोच रूम में आया था तब मैं खुद रात भर बाहर रही थी, कहाँ मेरे से कुत्ते को कुछ कहा जाएगा। भैया मुझसे बहुत डरता है, विच इज वियर्ड। अब तो हो गया होगा। अनीश, क्या सो के लिख रहे हो? यो Done, मैम। ma'am. तो सेकंड लगे मुझे समझने में मैंने क्यों बनाया है यार। अरे बेटा, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर की बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए ग्राफ भी बनता है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है मुझे? के एम अगर यहाँ है तो क्या लिखा है यहाँ पर एक्स एक्सिस? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। हाँ, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मेंशन होगी। गुड 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 गुड, शाबाश, मतलब तुम होश में हो। और वाई एक्सिस पे क्या लिखो बेटे? Rate of reaction. वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। खबरदार जो तुमने सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बोला तो। ठीक है, तो रेड वाला है जो नॉर्मल केस है, ठीक है, दिस इज A1। जो ए वाला है, वन वाला है, ये है नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन, ये RXN मतलब रिएक्शन विथ सबस्ट्रेट। ओई, सबस्ट्रेट तो ऑब्वियसली था ना। नॉर्मल रिएक्शन विथ एंजाइम। जब एंजाइम है तो नॉर्मली रिएक्शन कैसा होता है? जैसे पीछे दिखाया था वैसा होता है। पहले बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर डुम रुक जाता है Vmax पे। Vmax बाय 2 हाफ होगा, Km नीचे होगा। इतना तो समझ आता है ना हमें? लेकिन सेकंड केस इतना समझ आता है ना? Yo-yo, ma'am. Ma'am. हाँ, सेकंड केस है रिएक्शन विद इनहिबिटर। कौन सा इनहिबिटर? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। पेपर थोड़ा सा भी टफ ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये बहुत सिंपल सी बात बताएगा। अब तुम्हें 2 पॉइंट बताऊंगी जिस पे नीट के क्वेश्चन आते हैं बाय हार्ट, ऐसे मतलब दिल से दिल मिला के उसको याद करना है कि रिएक्शन विद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। देखो, स्टार्ट तो वहीं से हुआ रिएक्शन, लेकिन तुम धीरे 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 देख रहे हो कि रिएक्शन की स्पीड थोड़ी कम है, क्योंकि आधे सबस्ट्रेट तो इनहिबिटर ने खा ली है, लेकिन कुछ तो सबस्ट्रेट लग ही रहे होंगे ना एंजाइम्स के साथ, राइट? तो एंजाइम कुछ ऑक्यूपाइड है इनहिबिटर के साथ, लेकिन इनहिबिटर जब छोड़ता है तब भी तो सबस्ट्रेट उसी के पास जाता है ना। तो स्लोली 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 सबस्ट्रेट फाइनली Vmax पे पहुंच जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब वो सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन जो है एंजाइम्स की उसको सैचुरेट करेगा, नो डाउट, एक पॉइंट आएगा, लेकिन बहुत धीरे आएगा। तो जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं तो क्या होता है? जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं तो दो चीज होती है। फर्स्ट, जो Vmax की वैल्यू है क्या वो चेंज हुई पहले के मुकाबले? ज्यादा नहीं सोचना, ग्राफ देख के बताओ। अगर पहले रिएक्शन जब सिर्फ एंजाइम डाला था और सेकंड रिएक्शन जब इनहिबिटर डाला था, तो इस केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन सेम ही था, इस केमिकल रिएक्शन में क्या Vmax की वैल्यू चेंज हुई? नो मैम। अगर मैं ग्राफ No, ma'am. देखूं तो नहीं बेटा, सेम ही तो रही। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी, है ना? Vmax की वैल्यू चेंज नहीं हुई ना, तो ये पॉइंट हम यहाँ भी लिखेंगे। अरे तो आगे कर दिया। Vmax की वैल्यू हमारी सेम रही, राइट, वो चेंज नहीं हुई। लेकिन Km की बात करूं तो बेटा Km तो चेंज हुआ, ये देखो। अब इसको यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि Vmax अगर इतना है तो Vmax मतलब अगर एंजाइम 1000 यहाँ पर है तो 500 एंजाइम की वैल्यू तो अभी भी यही है, राइट? तो Vmax को मैं एक्स्ट्रापोलेट करूंगी जब, तो यहाँ आएगी वैल्यू, ये देखो Km। तो Km की वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज? मैम इंक्रीज। इंक्रीज होगी। Increase. तो इंक्रीज, तो अगर Km की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कैसी हुई होगी? बस मर गई। अबे सुनो, सुनो, अगर एंजाइम बहुत एफिशिएंट है ना तो वो फटाफट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। अगर एंजाइम एफिशिएंट नहीं है ना तो वो टाइम लगेगा सबस्ट्रेट को उसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर Km की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा लेकिन Vmax तो सेम ही रह रहा है, दैट मीन वो एंजाइम एफिशिएंट नहीं है ज़्यादा। और यही तो कर रहा था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एंजाइम को ढंग से काम नहीं करने दे रहा, राइट? तो Km की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। इनवर्स रिलेशनशिप है, Km इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एफिशिएंसी। कहीं लिख लो ये, इसी पे क्वेश्चन आएंगे। बात समझ आई? ये पॉइंट समझ आया क्या बोला मैंने अभी? यो मैम।
लिखना जरा। शक हो रहा है मुझे तुम्हें, तुम्हारे सच्चाई पे। लग नहीं रहा मुझे ये ज्यादा समझ आ रहा है। जरा लिखना ये पॉइंट। अभी चेक कर लेते हैं किसको कितना समझ आया है। डन। यो मैम। ओके, ये केएम की बात यहाँ लिखी थी, विद कॉम्पिटिटिव इनिबिशन केएम वैल्यू इंक्रीज, राइट। आई थिंक वो तो बना लिया ना तुमने, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। No, ma'am. विद इनिबिटर लिख देती हूँ मैं यहाँ, जस्ट इन केस। ओके, अच्छा तो कंक्लूजन क्या निकला इस चीज का कि वीमैक्स तो सेम रहता है। किस केस में, किसका कंक्लूजन में लिख रही हूँ, या मैं लिख रही हूँ मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के साथ। सिर्फ पेपर डिफिकल्ट होगा ना तो ये वर्ड्स आएंगे। वीमैक्स रहेगा सेम, केएम की वैल्यू होगी इंक्रीज। जैसे ही केएम इंक्रीज हुआ तो एंजाइम की एफिशिएंसी होगी डिक्रीज। ये 3 पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन आएगा नीट का। क्लियर। एक बार क्लास के बाद जब मतलब फिजिक्स से फ्री होंगे, जब भी तुम पढ़ने बैठोगे एक बार ठंडे दिमाग से उसको पढ़ना, थोड़ा और क्लियर होगा। फिर तुम्हें डाउट आएंगे, फिर डाउट आएंगे तो पूछना। डन। Yo, ma'am. कभी कभार कुछ चीजें सडनली क्लिक नहीं करती, बट इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं आएगी, कभी कभी कभार बस नहीं आ जाती, इट्स फाइन। मुझे बस इतना बताओ चैट बॉक्स में, केएम इज 100, केएम इज 500, केएम इज 1000। ठीक है, केस 1 आइए। सो एंजाइम ए, एंजाइम बी, एंजाइम सी। तो मुझे बताओ विच एंजाइम इज लीस्ट एफिशिएंट चैट बॉक्स में। विच एंजाइम, सेम ही केमिकल रिएक्शन के लिए है ये, विच एंजाइम इज लीस्ट एफिशिएंट। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना है। ए भी कर सकता है, ई बी कर सकता है, और ई सी भी कर सकता है। तो कौन सा एंजाइम सबसे ज्यादा सफिशिएंट है, एफिशिएंट है इसे करने के लिए? कौन जल्दी करेगा? कौन जल्दी करेगा या फिर कौन लेट सॉरी, करेगा? कौन लेट करेगा? कौन लेट करेगा? यस मैम। हेमराज सही, वेरी गुड, सो यू गेट द पॉइंट। कौन लेट करेगा? कुलदीप, तो क्वेश्चन इज कौन लेट करेगा, लेस एफिशिएंट है। अनीश सही, कृतिका सही। कोशिश तो करो, गलत ही हो जाएगा। चलो नहीं बताती किसी को नाम तुम्हारा। ओके, अभी तक एक ही गलत है बेटा। अगर केएम की वैल्यू ज़्यादा, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम की एफिशिएंसी, है ना। तो 100, 500 और 1000, अगर केएम की वैल्यू ज़्यादा है तो एफिशिएंसी कम होगी, है ना। तो आंसर वुड बी सी। जब केएम की वैल्यू ज़्यादा थी उसकी उस एंजाइम की एफिशिएंसी कम होगी। समझ आया ये? Yo, ma'am. चलो आ जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। इसकी डिटेल में नहीं जाना तुम्हें, केमिकल रिएक्शन की मैं तुमको बता देती हूँ लिखा क्या है। वो कह रहे सक्सिनेट एक सबस्ट्रेट है। हम इसके एग्जाम्पल हम जाएंगे जब हम आगे प्लांट में पहुंचेंगे। सक्सिनेट एक सबस्ट्रेट है जो प्रोडक्ट में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नेम्ड एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस की एक्टिविटी हो जाती है हैम्पर या डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आता है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, दैट मींस मेलोनेट का स्ट्रक्चर किससे मिलता होगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस से या सक्सिनेट से? Succinate.
क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मिलते हैं सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो सक्सिनेट एंड मेलोनेट और सीता गीता ही, तो इसलिए वो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जाता है और मेलोनेट इस काम को दिक्कत देता है, ठीक है। क्लियर इतना? यो मैम। इसको ऐसे ही लिख लो, ये एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, तुम्हें एग्जाम्पल देके पूछेंगे। मेलोनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटर इन दिस केस, तो इतना नहीं समझ आएगा इनहिबिटर कौन है। तो मेलोनेट इनहिबिटर है, तो कौन सा इनहिबिटर है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, लड़ाई करेगा ये, ओके। यो मैम। चलो आगे चलो। मैम थोड़ा सा एक बार। लिख ले, हौसला रखो, हो जाएगा, टेंशन ना लो। सुन लो जितना सुन सकते हो, एक बार तुमको रीड करना ही पड़ेगा, लेकिन ये हो जाएगा, छोड़ना मत ये एंजाइम वाला पार्ट, इससे क्वेश्चन आते हैं यार, डन और मैम। हो भी जाते हैं, डिफिकल्टी होते क्वेश्चन। अब आता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वो शाणा इनहिबिटर जो कहता है कि मैं तो एलोस्टेरिक साइट पे जाकर लग जाऊंगा, मैंने एक्टिव साइट पे आना ही नहीं, सबस्ट्रेट को मैंने बताना ही नहीं कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की पसंदीदा साइट होती है एलोस्टेरिक साइट। पहली बात तो एलोस्टेरिक साइट सिर्फ एम्स लेवल पे पूछी जाएगी और कहीं पे ये नाम नहीं आएगा, बस मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सो दे डू नॉट बाइंड टू एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम, ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि कौन नहीं बाइंड करते एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम से, वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। दे बाइंड टू द अदर साइड विच इज बेसिकली एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम, तो एंजाइम पे बाइंड जरूर करते हैं लेकिन पीछे से आते हैं चला के, यहाँ आके बाइंड कर जाएगा, ये ना मेरा इनहिबिटर, ठीक है। अच्छा बाइंड कर दिया तो मुझे क्या दिक्कत है, बाइंड कर गया, दिक्कत पता क्या होती है, दे बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट एंड चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ये उसके एक्टिव साइट की शेप ही चेंज कर देते हैं। अब देखो इसकी एक्टिव साइट की शेप कैसी हो गई, खुद तो मजे से बैठा है लेकिन उसकी एक्टिव साइट की शेप चेंज कर दी। बेटा अगर एक्टिव साइट की शेप ही चेंज कर दी तो ये था मेरा सबस्ट्रेट, आपके सबस्ट्रेट यहाँ लग पाएगा? मैम नो। नहीं लग पाएगा यार, कहाँ जाएगा, जगह ही नहीं है उसके लिए, तो शेप ही चेंज कर दी उसने। अब ये जो इनहिबिटर है, क्या इसको सबस्ट्रेट जैसा दिखना जरूरी है? नो मैम। मैम नो, ये कॉमन सेंस लगा लेना, यस ओके। तो ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो सबस्ट्रेट जैसे नहीं दिखाई देते, लेकिन वो दूसरी साइड जाके बाइंड कर जाते हैं और एक्टिव साइट की शेप ही चेंज कर देते हैं। हेंस सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एंजाइम, ओवरऑल रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल डिक्रीज, ये यहीं बैठा रहता है बहुत देर तक, कहता बाइंड करके दिखा। गॉट इट? यो मैम। इसे कर लो नोट। तो तुम लोग चाय पीते हो? मैम नो कभी मैम। कभी कभार मन होता है ना बड़ी जबरदस्त ऐसे मस्ती चाय पीने का, कि मेरा ही Yes, होता है ना? मैम होता है। यार वैसे ही मन कर रहा है, बना के भेज दे प्लीज, प्लीज भेज दे यार बना के, मैंने इतना सारा पढ़ा दिया तुम्हें, हैं एक कप चाय नहीं पिला सकते तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें ना कोई आंसर ना करते हुए? बदतमीज हो। तुम लोगों ने कभी गुड़ वाली चाय पी है? हम पी नहीं है पर पिलाई जरूर है। पिलाई है लेकिन पी नहीं है, कि तेरा व्रत था, तू भी पी लेती। मैम अच्छी नहीं लगती मुझे। गुड़ वाली चाय अच्छी लग रही है, तूने सही से चाय नहीं पी, मेरे घर आना, मैं बना के पिलाऊंगी तुम्हें। नो मैम दूसरों को तो अच्छी लगती है मतलब घर में, पर मुझे नहीं अच्छी लगती। अच्छा वाह। हम सर्दियों में ही पीती हूँ मैं, सिर्फ वो भी चीनी की मैम, दोपहर को वो भी। ये सर्दियों में गुड़ वाली चाय तो बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसा लगता है जन्नत मिल गई हो। नो मैम मुझे नहीं। ठीक है, वो तुझको नहीं मिली, मुझे तो मिल जाती है। कोई ना, मेरे हाथ की पियो, शायद तुझे अच्छी लग जाए। लिख लिए सपने? यो मैम। ओके चलो, अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बनाया तो बेटा ग्राफ तो इसी का भी बनेगा, है ना? क्यों नहीं बनेगा, हम तो इसका ग्राफ भी बनाते हैं हम। देखो इसका ग्राफ क्या है, क्योंकि ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना, तो ये एलोस्टेरिक साइड पे बैठा रहेगा,
राइट। तो जब ये एलोस्टेरिक साइड पे बैठा रहेगा ना, तो ऐसा कभी पॉइंट नहीं आएगा कि इस रिएक्शन की जो मैक्सिमम वी मैक्स वेलोसिटी थी ना, वो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो वही रहेगा, लेकिन कभी भी वी मैक्स नहीं आ पाएगा, कभी अचीव नहीं करेगा। तो जब ग्राफ ऐसा है ना, दो वी मैक्स दिखाई दे, तो यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की बात हो रही है, क्योंकि वो एंजाइम को बस खत्म कर देते हैं कि सबस्ट्रेट लग ही ना पाए। ठीक है, तो वी मैक्स की वैल्यू हो गई चेंज, ये पूछ सकते हैं तुमको, या वो बोल सकते हैं वी मैक्स की वैल्यू हो गई डिक्रीज। दोनों वर्ड आ सकते हैं ना, तो दोनों सही होंगे, राइट। यो अगर वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है, मतलब बेटा पीछे जा, ये रहा तुम्हारा नया वी मैक्स। बेटा अगर नया वी मैक्स ये है, तो वी मैक्स का हाफ भी तो कम नीचे हो जाएगा ना। अब अगर वी मैक्स नया वाला ये है, तो इसका हाफ भी अब थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा वी मैक्स बाय हाफ। यार अगर वैल्यूज हो तो निकाल के तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझाया जाए, लेकिन इतना डीप है नहीं, तो तुमको कुछ चीजें तो याद ही करनी पड़ेगी, राइट। तो वी मैक्स बाय हाफ की जो वैल्यू है वो ये थी। तो के एम की वैल्यू, जो नया वाला के एम की वैल्यू है, क्या वो इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? Not affected. हाँ सेम। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में वीएम की वैल्यू, वी मैक्स की वैल्यू बेशक चेंज होती है, लेकिन के एम की वैल्यू सेम रहती है। ओके, पता है क्यों? क्योंकि एंजाइम पे सबस्ट्रेट के बाइंड का, देखो एंजाइम अवेलेबल था सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए। वो हो सकता है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड भी हो गया हो, और वो सकता है वो अभी वेला बैठा हो, लेकिन जैसे ही इनिबिटर आके लगेगा ना, तब उसकी शेप चेंज होगी। तो देर इज पॉसिबिलिटी कि जो एक्टिव साइट है वहां पर ऑलरेडी सबस्ट्रेट हो, और फिर आके इनिबिटर बैठे, तब वो अपनी शेप चेंज कर देता है इसकी एक्टिव साइट की, और फिर यहाँ से चुपचाप से बेचारा मजबूरी में सबस्ट्रेट को निकलना पड़ जाता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो वहीं का वहीं था, उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ था। धोखा तो एंजाइम के साथ हुआ है ना। तो एंजाइम वाली लाइन वी मैक्स इफेक्ट हुई है, लेकिन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन वैसी की वैसी रही है। उसी कॉन्सेंट्रेशन पे अब हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम हो गया है, वो ये बताना चाहते हैं इस ग्राफ से। ठीक है, तो के एम सबस्ट्रेट की वही कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन अब कम हो गया है। समझ आई? यो मैम। ठीक है, तो पहले केस में क्या हुआ था? पहले केस में हुआ था कि प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो तो सेम रही, लेकिन उसको अचीव करने के लिए सबस्ट्रेट मुझे ज्यादा डालने पड़े। और सेकंड केस में क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो गई, बेशक मैं सेम सबस्ट्रेट डाल रही हूँ। दोनों केसेस में लॉस ही हुआ इनिबिटर से, राइट। एक ग्राफ बना लो। और ज्यादा नहीं पकाऊंगी, अब इसके बाद इजी पीजी वाला है, छोटा सा पॉइंट, फिर खत्म। क्वेश्चन भी कराऊंगी एक। ला, 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 ला। या मुझे लेक्चर में खाने की बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे भूख ज्यादा लग जाती है फिर। अब मुझको गुड़ वाली चाय दिख रही है, ओहो, तो गुड़ भी नहीं है। मैं तुमको बताया था मैं तेलुगु सीख रही हूँ। यस यस मैम। मैम। ओके, तो आज मैंने सोचा मैं रिवाइज, क्योंकि अब मेरी आज क्या थर्ड क्लास थी, डेमो के बाद में सेकंड क्लास थी, तो मैं रिवाइज करने के लिए बैठी हूँ। मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन बंद किया, मैं कहा ये भाई किसी काम का नहीं है। फ़ोन बंद करके मैंने रिवाइज करा। अच्छा रहा यार एक्सपीरियंस, वैसे 1 घंटा लगा मुझको उससे रिवाइज करने में, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा। उसके बाद मैं 3 लाइनें खुद से लिख भी पाई तेलुगु में अपने बारे में, अच्छा लगा मुझे उसके बाद बहुत। अच्छा मुझसे हो गया ये। सो फ़ोन बंद करके थोड़ी देर के लिए मज़ा तो आता है, ये बात तो सही है। मैंने बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाया, मैंने अलार्म लगा लिया था कि मैं बहन आ जाऊँ इमोशंस में। 1 घंटा, एग्जैक्टली 1 घंटा नो फोन, इट वॉज गुड। फोन साइड में रख के पढ़ने का मजा। कुछ चीजें करता है कि गूगल करके देख लूँ, फिर मैंने सोचा मैं गूगल करके देखूँ, टीचर है मेरे पास और अगर गूगल करना है तो रिवाइज करने के बाद करूँगी। उन पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा लिए थे, पर मुझे जरूरत नहीं पड़ी गूगल करने की। उसके बाद मैंने मैम से ही पूछ लिया था। तो फोन साइड में रख के पढ़ा जा सकता है, देर इज ए फिजिबिलिटी। एक अननोन लैंग्वेज पढ़ी जा सकती है, तो डेफिनेटली एक नॉन लैंग्वेज तो पढ़ी जा सकती होगी। डन? यो मैम। हो, ये वही ग्राफ है यार, इधर साफ लिख दिया। कंक्लूजन क्वेश्चन आएगा यहाँ से, नीट 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 नीट। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर वीमेक्स की वैल्यू चेंज होती है और केएम सेम रहता है। और इससे एग्जांपल है साइनाइड। साइनाइड वो एप्पल के बीज में होता है ना, साइनाइड सुना है?
वो तुम्हें केस नहीं पता साइनाइड पॉइजनिंग का? यस मैम। वो पता है ना कि एक फीमेल ने अपनी फैमिली को पॉइजन करा इससे? नहीं पता? हो। नो मैम। एप्पल के बीज में साइनाइड होता है, इसलिए एप्पल के बीज बीज को खाते नहीं है। बाबलों की तरह खा मत जाना गधो। तो साइनाइड होता है उसके अंदर। तो साइनाइड जो होता है वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, आई एम सॉरी। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, एंजाइम को साथ जाके पंगे कर देता है। पूरी डिटेल में ये तुम्हें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बताऊंगी, यहाँ पर इतना बहुत है। ये आप इस पे क्वेश्चन आ सकता है। साइनाइड इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर, बहुत टर्म्स है तो खेल जाएंगे। याद रखना नॉन कॉम्पिटिटिव था क्योंकि सेब से किसी का मुकाबला नहीं, सेब होते हैं। एक सेब हर रोज खाओ, गाल एकदम लाल रहते हैं। तो सेब का कोई कंपटीशन ही नहीं है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। क्लियर? यो मैम। यो मैम। ठीक है, तो इसको हम याद रख सकते हैं सेब से, सेब के बीज से साइनाइड। चलो एप्पल है ये, जस्ट इन केस। लेट्स मूव ऑन। नीड स्पेशल होलो एंजाइम ट्रिक। अच्छा, होल वर्ड का मतलब क्या होता है? पूरा। पूरा, राइट? जैसे अगर मैं ये केक बना दूं, मत्सा स्ट्रॉबेरी वाला केक, तो अगर ये केक कटेगा तो कौन खाएगा? मैम आप। एग्जैक्टली पूरा केक मैं खाऊं। ये लड़की शाबाश है, ये बहुत अच्छी लड़की है। तो पूरा, पूरा मीन्स होल केक। आई विल ईट, राइट? एग्जैक्टली। तो तुमको होल वर्ड याद रखना है। होलो से तुमको याद रखना है होल। अब होलो से खालीपन मत याद रख लेना, हद हो जाएगी। तो होलो से याद रखना है होल एंजाइम, ठीक है? होल एंजाइम मतलब पूरा एंजाइम, पूरा एक्टिव एंजाइम। एक एंजाइम जब एक्टिव होता है, जो बढ़िया से काम कर सकता है, हम उसको कहते हैं होलो एंजाइम। क्लियर? यो मैम। ये वर्ड क्लियर है ना? तो एक्टिव एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे नीट का क्वेश्चन आया बेटा रिसेंटली। ठीक है, तो होलो एंजाइम मतलब जो एक्टिव एंजाइम है। अब ये जो होलो एंजाइम है ये किससे मिलकर बना होता है? एक तो होता है इसके पास प्रोटीन पार्ट। तो मैंने कहा था ना मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं। तो होलो एंजाइम किससे मिलकर बना है वो यहाँ लिखा है, प्रोटीन और कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट से। देखो जरूरी नहीं है नॉन प्रोटीन पार्ट उसके पास हो, लेकिन काफियों के पास होता है जो मदद करता है एंजाइम को वर्क करने में। ठीक है, तो होलो एंजाइम इज बेसिकली एन एक्टिव कंप्लीट एंजाइम, पहली चीज। एंड इट कैन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। क्लियर? ऐसे ही लिख लो इसे। क्लियर? यो मैम। आगे देखो। अब प्रोटीन के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? एपो एंजाइम। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम। देखो अगर तो वो सिर्फ प्रोटीन से बना है और कोई उसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है, तो मैं इस पूरे को एपो एंजाइम कह सकती हूँ। क्या एपो एंजाइम हो गया। लेकिन अगर इसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी था, इसकी बॉडी का कुछ हिस्सा नॉन प्रोटीन पार्ट था, तो मैं उसको कहूंगी कोफैक्टर। तो नॉन प्रोटीन पार्ट के लिए हम कोफैक्टर वर्ड यूज करेंगे और प्रोटीन पार्ट के लिए हम लोग एपो एंजाइम यूज करेंगे। ठीक है, तो होलो एंजाइम एक कंप्लीट एंजाइम है जो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना होता है। इज इट क्लियर? यो मैम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एपो एंजाइम, होलो एंजाइम और कोफैक्टर में बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब कोफैक्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है हमने। ठीक है, 3 तरीके के कोफैक्टर होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। कोफैक्टर के अंदर कैटेगरी है कोएंजाइम। सो कोफैक्टर एक जर्नल वर्ड है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस आर 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। तो मैं कह सकती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं कह सकती हूँ होलो एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। गलत होगा ये? गलत नहीं होगा ये, वो नॉन प्रोटीन पार्ट ही है। या मैं कह सकती हूँ इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस कोएंजाइम, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस मेटल आयन। समझ आया? क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, समझ आई मेरी बात? इसे ऐसे ही लिख लो। चलो लिखो लिखो लिखो। करूँ आगे? यो मैम। अब देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो जो है अपना बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड क्या होते हैं? बेस्ट फ्रेंड एकदम मतलब बिल्कुल ही साथ ही रहते हैं।
क्लास साथ जाएंगे, बंक भी साथ करेंगे, ट्यूशन साथ लगाएंगे, नहीं साथ लगाएंगे, उसके पीछे जाना है हम साथ ही जाएंगे, कुछ खाना है साथ में खाएंगे, टीचर ने एक को निकला रहा दूसरा ऐसी पानी पीने बाहर चली जाएगी या बाहर चला जाएगा। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं जो है बेस्ट फ्रेंड्स, सच्चे मित्र। प्रोस्थेटिक ग्रुप, अपने सच्चे मित्र को इमेजिन कर लेना, तुम दोनों बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, ठीक है। मतलब कि तुम हो प्रोटीन, हमेशा तुम अपने आप को हमेशा प्रोटीन लेना और अपने दोस्त को तुम लेना प्रोस्थेटिक ग्रुप। दोस्त कौन सा? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। पूरा लिख दो, तुम्हारा दिमाग ज्यादा ना चल जाए। ओके, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, पहली बात। दूसरा, दे टाइटली बॉन्ड परमानेंटली टू एपोएंजाइम। सो एपोएंजाइम से परमानेंटली टाइटली बॉन्ड होते हैं, वही होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, परमानेंटली साथ में ही होते हैं, फिर जीना मरना एक साथ, राइट। और इनका एग्जाम्पल है हीम ग्रुप। हीम ग्रुप इट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर एंजाइम कैटलेज। सो एक एंजाइम है यहाँ पर, लेट्स से कैटलेज मैंने बना लिया, ठीक है, और कैटलेज के साथ एक ग्रुप लगा हुआ है जिसका नाम है हीम ग्रुप, जो हीमोग्लोबिन में भी मिलता है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके, तो हीम ग्रुप इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप विच इज टाइटली बॉन्ड विथ कैटलेज एंजाइम। और यो मैम। इसे लिख लो, बेटे से क्वेश्चन आएगा अभी। तो बेस्ट फ्रेंड वाला एग्जांपल है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रो, बेस्ट फ्रेंड इज योर ब्रो, राइट। आगे बढ़ो, तो सा रह गया बस। हेलो, डन मैम। ओके। कोएंजाइम्स, दे आर लूजली बाउंड टू एपोएंजाइम। ये कौन से दोस्त है? ये है अपने जनरल दोस्त, कॉमन फ्रेंड्स, ठीक है। तो कोएंजाइम है अपने कॉमन फ्रेंड, कोएंजाइम से याद रख लेना कॉमन फ्रेंड। तो तुम अभी भी कौन हो? तुम अभी भी प्रोटीन हो। तो जो कॉमन फ्रेंड प्रोटीन के साथ लगे हैं ना तुम्हारे साथ, उनको हम कहते हैं कोएंजाइम। तो ये लूजली बाउंड है, आज तुमसे बात कर रहे हैं, कल किसी और से बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। अटैच टू एपोएंजाइम व्हेन नीडेड, जब जरूरत होती है तुम्हारे साथ बात करने की तभी तुमसे बात करते हैं, नहीं तो कहीं और बैठे होते हैं। दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल ही तो है, किसी के साथ लगे फिर किसी और के साथ जाके लग जाएंगे, राइट। तो ये रिवर्सिबल होते हैं नेचर में, ये क्वेश्चन बनता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? NAD एंड NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, राइट। तो ये इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। तो NAD एंड NADP आर द एग्जाम्पल ऑफ कोएंजाइम, दैट दे आर द कोएंजाइम्स, बॉडी में बहुत मिलते हैं। गॉट इट? यो मैम। ठीक है, तो कॉमन कोएंजाइम्स आर, आज तेरा कल मेरा, पता नहीं परसों किसका होगा, विश्वास मत करना इन पे। आगे बढ़े। मेटल आयंस, दे आर आल्सो लूजली अटैच्ड टू एपोएंजाइम, ये भी लूजली अटैच होते हैं। एग्जांपल है इसका जिंक आयन फॉर एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। सो अगर एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उसके साथ जिंक आयन ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है मेटल आयन और ये भी लूजली अटैच होता है। तो सिर्फ प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो बिल्कुल गले लगता है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही तुम्हारा सच्चा दोस्त है, बाकी सब मोह माया है। दैट्स इट। रिटन? नो मैम। ओके, रेडी यू? प्रीवियस मैम स्लाइड। अच्छा लिखा नहीं था, सॉरी, लिख ले लिख ले। डन मैम। ओके, रेडी यू? यो मैम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक 2019 या 20 का नीट का, और चैट बॉक्स में आंसर लिखना है, ध्यान से पढ़ना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक मिनट देख लो, ये तुम्हारा टाइम अब स्टार्ट होता है। ट्वेंटी सेकेंड जा चुके हैं, जल्दी करो भाई। संजीव, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। साहिल, ध्यान से पढ़ो। हेमराज, करेक्ट। बाकी लोग ध्यान से पढ़ो,
ध्यान से पढ़ो सेकंड स्टेटमेंट। नहीं साहिल, तुम बारी बारी सारे ऑप्शन नहीं बोल सकते। तुरु 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 तुरु। 5 4 3 2 1 स्टॉप। ओके, अनीश का भी सही है। नहीं बेटा कृतिका। स्टेटमेंट है कोएंजाइम और मेटल आयंस दैट आर टाइटली बॉन्ड, यानी कोएंजाइम। कोई एग्जांपल बताना कोएंजाइम का। NAD हाँ है ना, NAD ले लिया, और एक मेटल आयन का एग्जांपल बता बेटा। जिंक आयन। Zinc ion, right? So coenzyme and zinc metal ion that are tightly bound to enzyme protein part is called prosthetic group. तो एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है, लेट्स से दिस इज अ प्रोटीन पार्ट, तो अगर इनको मैं प्रोटीन के पार्ट के साथ अटैच कर दूं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या मैं बोलूंगी? प्रोस्थेटिक ग्रुप। नो मैम। दोबारा से रिफ्रेश कर देती हूँ यार, रिफ्रेजिंग गलत होगी शायद। कोएंजाइम्स जो होते हैं, ये जो मेटल आयंस होते हैं, क्या वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं? नो मैम। इधर आओ, देखो कोएंजाइम और जो मेटल आयंस होते हैं वो बेसिकली कोफैक्टर होते हैं, और वैसे ही कोफैक्टर है प्रोस्थेटिक ग्रुप। वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोटीन के साथ, वो लैंग्वेज घुमा के कह रहे हैं कि प्रोटीन के साथ जो कोएंजाइम लगा है ना, या फिर प्रोटीन के साथ अगर मेटल आयन है, तो इस कोएंजाइम और मेटल आयन को मैं होता है ग्रुप, अलग कोफैक्टर है। ओके, तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाली तो होगी इनकरेक्ट। सेकंड पे आओ। A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. एक complete catalytic active enzyme, एक active enzyme है, यानी कि एक active enzyme क्या क्या होता है उसके पास? उसके पास होता है एक प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन पार्ट, करेक्ट? यस मैम। प्रोटीन पार्ट को मैं क्या बोलती हूँ? एपोएंजाइम। एपोएंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोल देते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर, है ना? अब ध्यान से सुनना। कंप्लीट कैटेलिटिक एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो वो कह रहा है एक प्रोटीन एंजाइम है जिसके पास अपना प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मतलब उसके पास एपोएंजाइम है, प्रोटीन पार्ट उसका एपोएंजाइम होगा, और उसके साथ उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। तो वो कह रहा है कंप्लीट कैटेलिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एपोएंजाइम बोलते हैं। नो मैम। क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम बोलते हैं यार, यही तो कह रहा था वो। A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group, तो वो ये एक्टिव एंजाइम के मतलब वही सिंपली ये बोल रहा था कि प्रोटीन भी है उसके पास और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, और उसको हम एपोएंजाइम बोलेंगे। नहीं, तो बी स्टेटमेंट भी होगी करेक्ट, इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, या 4 मार्क का क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट में कंफ्यूजन होगी क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तो पढ़ाया यार, तुम भगवान थोड़ी हो एकदम से याद हो जाएगा। स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब तुम इसको रीड करोगे और प्रैक्टिस करोगे वो तभी परफेक्ट होता है। तो चाहे तुम्हें क्लास में जितना मर्जी समझ आए, लेकिन अगर तुमने बैठ के उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो वो जीरो है, उसका यूज नहीं है। शायद तुम ये क्वेश्चन और ज्यादा प्रैक्टिस करते, इस थ्योरी को दोबारा से खुद से पढ़ते और थोड़े बहुत कुछ बनाते या लिखते ना अपने हाथों से, अभी तक तो तुम कितना ही लिख रहे होंगे, तो तुमसे ये क्वेश्चन हो भी जाता, जिनसे नहीं भी हुआ है तो। ठीक है, तो डिसहार्टन नहीं होना जिनसे नहीं हुआ, जिनसे हुआ वेरी गुड, जिनसे नहीं हुआ प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें, इसलिए नहीं हुआ तुमसे, ऐसा नहीं तुम्हें समझ नहीं आया था। ओके, लैंग्वेज थी उसकी ट्रिकी, राइट? तो ये अगर मैं बोलूँ नीट में किस लेवल का क्वेश्चन है, तो मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल में कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इसकी सेकंड स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्रिकी थी, राइट? तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट विल बी बिकम गुड। अभी किसकी क्लास है तुम्हारी? फिजिक्स। फिजिक्स। वैसे सर तो आए नहीं है, पर मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी, आगे का टॉपिक जो है लास्ट पार्ट ऑफ द एंजाइम दैट इज। अच्छा, क्या लग रहा है, कौन है ये? महिला है? यस मैम। महिला का नाम है लिली, लिख रहे? तुमने कभी स्कूल में ओथ ली है, मैं शपथ खाती हूँ टाइप, कभी किया? यस मैम। है ना? तो ये पिक्चर याद रखना कि लिली ने ना ओथ ली थी, और ओथ के स्पेलिंग हम OTH ही लिखेंगे, ठीक है? तो लिली ने ओथ ली है। इसके ट्रिक पे हम एंजाइम का नोमेनक्लेचर पूरा खत्म कर देंगे 10 मिनट में, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे।
पर अब नहीं पढ़ाऊंगी, अब सर का वेट करते हैं। आगे सर। ओके, कोई डाउट किसी को? No, ma'am. नो मैम। ओके, चलो मैं शेयर करना बंद करती हूँ।